के ऑनलाइन क्लासेस में, और इसके अंदर अपने रीट लेवल सेकंड केमिस्ट्री पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और इसी के अंदर अपने आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो बात करेंगे परमाणु के मौलिक कण। ठीक है, या जैसे अपने कह सकते हैं कि परमाणु के जो अवयवी कण हैं उन अवयवी कणों की बात करेंगे, या अब इसे बोल सकते हैं अपरमाणविक कणों की बात करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो परमाणु के अंदर बहुत से प्रकार के कण हैं, लेकिन सामान्य रूप से अगर परमाणु के अंदर अगर कणों की बात करें, परमाणु के जो मौलिक कण कौन कौन से हो सकते हैं, वो 3 मौलिक कण अपने डिस्कस करते हैं। वो है प्रोटॉन, और दूसरा जो मौलिक कण है वो है इलेक्ट्रॉन, और तीसरा जो मौलिक कण है वो होता है न्यूट्रॉन। तो इन 3 मौलिक कणों पर अपने डिस्कस किया जाता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो डाल्टन का जो परमाणुवाद सिद्धांत हमने अध्ययन किया था, उस डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के अंदर डाल्टन ने तो ये कहा था कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन ये बात गलत साबित होगी जब अपने जो आयन बने, तो आयनों के अंदर देख सकते हैं, जैसे अपने सोडियम का उदाहरण ले रहे हैं, तो सोडियम क्या हो सकता है कि Na++ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए परमाणु को अपने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया गया। तो जो डाल्टन का जो परमाणुवाद सिद्धांत था, वो डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत कुछ परिप्रेक्ष्यों में गलत साबित हुआ, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि परमाणु के अंदर भी मौलिक कण विद्यमान है, परमाणु से भी छोटे कण उसके अंदर पाए जाते हैं, तो उनको इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन बाद में जब प्रयोग किए गए तो प्रयोगों के आधार पर इन मौलिक कणों की खोज की गई, और सबसे पहले जो मौलिक कण खोजा गया था वो मौलिक कण कौन सा था, इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो आज जो अपने वीडियो स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन की खोज पर ही स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किस प्रकार से हुई थी। तो अपने स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इसके अंदर हमारे पास एक वैज्ञानिक आए, इलेक्ट्रॉन की खोज करता इन्हें नहीं कहा जाता है, एक ये प्रयोग कर रहे थे। जो वैज्ञानिक थे माइकल फेराडे, वैज्ञानिक थे वो माइकल फेराडे। और माइकल फेराडे एक प्रयोग किया, इस प्रयोग के अंदर इन्होंने देखा कि जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोडों पर कुछ रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। इन्होंने क्या कहा कि जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उनके इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, जब भी किसी अपने विलयन के अंदर जब अपने विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, उनके इलेक्ट्रोडों के में क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे ये कोई पात्र है, और इस पात्र में यहाँ पर अपने इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं ये 2, और इन इलेक्ट्रोडों को अपने यहाँ पर जोड़ रखा है, बैटरी के साथ जोड़ रखा है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, अपने धातु की छड़ें होती है, उन धातु की छड़ों को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ये पॉजिटिव भाग और ये नेगेटिव भाग। ठीक है, अब इसके अंदर अपने कहते हैं कि जो पॉजिटिव भाग और नेगेटिव भाग है, नेगेटिव भाग को अपने कहा जाता है कैथोड, नेगेटिव भाग को अपने क्या कहते हैं, कैथोड, और पॉजिटिव भाग को अपने क्या नाम देते हैं, एनोड नाम देते हैं। देखिए जो एनोड और कैथोड, अपने कहा कि यहाँ पर एनोड पर जो चार्ज है वो कौन सा है, पॉजिटिव,
और यहाँ पर कैथोड पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी अपने यहाँ पर डिटेल देखते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में अपने देखें सेल, तो सेल दो प्रकार के होते हैं अपने पास। ठीक है, तो पहला जो सेल है जिसे अपने गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, और दूसरा जो सेल है उसे अपने नाम दिया जाता है वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है जी, तो गैल्वेनिक सेल जो होता है उसमें जो चार्ज है, एनोड पर अगर चार्ज की बात करें गैल्वेनिक सेल में, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है, और कैथोड पर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहां पर अपने देखिए कि जो वैद्युत अपघटनी सेल है उस वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर चार्ज कौन सा है, सॉरी आपने उल्टा लिखा है, यहां पर गैल्वेनिक सेल में जो चार्ज है गैल्वेनिक सेल में एनोड पर जो चार्ज देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, नेगेटिव, और कैथोड पर जो चार्ज देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है अपने को, पॉजिटिव मिलता है। और वैद्युत अपघटनी सेल में बात करें तो वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर चार्ज पॉजिटिव और कैथोड पर जो चार्ज होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब जो माइकल फैराडे यहाँ पर जो प्रयोग कर रहा है, इस प्रयोग के अंदर इन्होंने कौन से सेल को चूज किया है, वैद्युत अपघटनी सेल को प्रयोग में लिया गया है। होते क्या है गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल, तो अपने कहते हैं सेल एक ऐसी युक्ति है जिसको विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर अगर अपने बात करें गैल्वेनिक सेल के अंदर, तो यहाँ पर अपने जो माइकल फैराडे जो काम में ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, वैद्युत अपघटनी सेल। तो ये यहाँ पर देखो क्या दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, और विद्युत ऊर्जा से क्या बनाई जा रही है, रासायनिक ऊर्जा। तो वैद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं, जिसमें विद्युत ऊर्जा से क्या निर्मित की जाती है, रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और गैल्वेनिक सेल कौन से होते हैं, इस गैल्वेनिक सेल में क्या की जाती है, रासायनिक ऊर्जा से क्या उत्पन्न की जाती है, विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। जैसे शुष्क सेल का उदाहरण ले सकते हैं, या लिथियम बैटरी है, सीसा सिंचाई सेल है, ये सारे उदाहरण किसके होते हैं, गैल्वेनिक सेल के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो ये जो चार्ज है वो चार्ज अपोजिट हो जाते हैं, इसके अंदर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है चार्ज कैसा है, इसको याद करने का गैल्वेनिक सेल में अगर चार्ज याद करना है, अगर गैल्वेनिक सेल में अगर अपने याद कर लेते हैं तो वैद्युत अपघटनी सेल में अपने को याद हो जाता है। गैल्वेनिक सेल में याद करने का इसका सूत्र होता है LOAN। L से मतलब होता है लेफ्ट, O से मतलब होता है यहां पर ऑक्सीडेशन, A से मतलब होता है एनोड, और N से मतलब होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका मतलब जो लेफ्ट साइड है हमारी, वहां पर क्या होगा, एनोड को लिखा जाता है, देखिए अपने एनोड को लिखा है, और उसके अंदर अभिक्रिया कौन सी होती है, हमेशा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है। उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस सूत्र के द्वारा अपने गैल्वेनिक सेल में याद कर लेते हैं, और इससे विपरीत जो होगा वो किस पर होगा, कैथोड पर होगा, मतलब कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो हमेशा एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर हमेशा अपचयन होगा, भले वो सेल गैल्वेनिक सेल हो या वैद्युत अपघटनी सेल हो। अंतर उनके चार्ज पर आता है कि चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये तो ज्यादा डिटेल अपने देखी। यहाँ पर अपने को माइकल फैराडे जो इलेक्ट्रॉन की खोज कर रहे थे, इन्होंने ये बात कही कि मतलब यहाँ पर जैसे इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो विलियन ले रखा है वो विलियन क्या हो जाता है, विलियन के अंदर क्या देखने को मिलती है अपने को, इस रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिलती है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा कि इस विलियन में जैसे मेरे पास कोई एक आयनिक पदार्थ है, आयनिक यौगिक है A, तो A B, इस A B में से जैसे A पर चार्ज है पॉजिटिव और B पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। तो जो A B जो अपने यहाँ पर आयनिक यौगिक लिया गया है वो क्या होंगे, विपरीत आवेश की तरफ गति करना प्रारंभ कर देते हैं। B किसकी तरफ गति करेगा, एनोड की तरफ, और A किसकी तरफ गति करेगा, कैथोड की तरफ गति करेगा। तो ये बात माइकल फैराडे ने कही, और माइकल फैराडे ने यहाँ पर एक प्रयोग किया, उस प्रयोग को अपने क्या कहा जाता है, कैथोड किरण नलिका प्रयोग कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए जो प्रयोग किया गया उस प्रयोग को अपने क्या नाम देते हैं, कैथोड किरण नलिका प्रयोग कहा जाता है। ठीक है, तो कैथोड किरण नलिका प्रयोग CRT, कैथोड रे ट्यूब, इसको अपने नाम दिया जाता है। और ये जो कैथोड रे ट्यूब है, जो पुराने जो टीवी होते थे इस प्रकार की, जिनकी अपने को संरचना देखने को मिलती थी, ठीक है, पीछे की तरफ जो निकला हुआ था ऐसा, उसके अंदर कौन सी ट्यूब होती थी, ये CRT ट्यूब होती थी। ठीक है, इसके अंदर CRT ट्यूब होती थी। आजकल उसके बाद में, ये तो टीवी की बात की अपने, टीवी के बाद में अपने पास LCD आ गई,
और फिर अपने आजकल एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड की बात कर रहे हैं, तो ये आजकल चल रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर टीवी की, पुराने जमाने की। तो वहां पर सीआरटी ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब को प्रयोग में लिया जाता था, कैथोड किरण नलिका को प्रयोग में लिया जाता था। तो ये कैथोड किरण नलिका जो खोजी गई थी वो किसने खोजी थी, जो अपने सीआरटी ट्यूब की बात कर रहे हैं, ये कैथोड किरण नलिका जो माइकल फेराडे ने प्रयोग की थी। इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, कैथोड किरण नलिका प्रयोग। ठीक है जी। अब ये कैथोड किरण नलिका प्रयोग क्या थी, इसमें आपने कहा कि एक कांच की बनी हुई एक नलिका है और इस कांच की बनी हुई नलिका के अंदर यहां पर क्या लगा हुआ है, एक निर्वात पंप लगा हुआ है। इस कांच की बनी हुई नलिका के अंदर अपने यहां पर क्या लगा रखा है, एक निर्वात पंप लगा रखा है। ठीक है, जिससे इन्होंने क्या किया कि इस कांच की नलिका के अंदर का जो वायुमंडलीय जो दाब है, वो वायुमंडलीय दाब लगभग 10 की पावर -4 एटीएम तक कर दिया गया। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब को इन्होंने घटाकर क्या कर दिया, 10 की पावर -4 एटीएम तक कर दिया गया। और इस नलिका को इन्होंने इलेक्ट्रोड से जोड़ रखा है। और इलेक्ट्रोड अपने बताया, तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, धातु की छड़ों को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो इस इलेक्ट्रोड से इससे इन्होंने जोड़ा इसको बैटरी को, और यहां पर इन्होंने लिया एक छिद्रित एनोड। ठीक है, तो ये नेगेटिव पार्ट और ये कौन सा हो गया, पॉजिटिव पार्ट। अब अपने कहते हैं कि जो बैटरी के नेगेटिव पार्ट से जो जुड़ता है उसे क्या कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है, ये अपने को पता है ये। ठीक है, और जो बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ता है उसे क्या कहा जाता है, एनोड कहा जाता है। ठीक है, ये अपने को पता है कि जो बैटरी के नेगेटिव पार्ट से जुड़ेगा, वैद्युत अपनी सेल के आधार पर चल रहे हैं अपने, जो बैटरी के नेगेटिव पार्ट से जुड़ेगा उसे क्या कहा जाएगा, कैथोड, और जो बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, एनोड। और यहाँ पर जो विभवांतर जो रखा गया वो बहुत ज्यादा उच्च रखा गया, लगभग 10,000 वोल्ट इसके अंदर दिया गया। तो मतलब अपने बात कर सकते हैं यहाँ पर उच्च विभवांतर दिया गया, उच्च विभव दिया गया, और जो दाब था वो दाब क्या किया गया, निम्न दाब, बहुत ज्यादा निम्न दाब इन्होंने रखा, 10 की पावर -4 इन्होंने दाब रखा गया। ठीक है, इसके बाद में यहां पर इन्होंने एनोड के पीछे, ठीक है, एक प्रतिदीप्त पदार्थ की इन्होंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी गई। तो एनोड के पीछे इन्होंने क्या किया, यहां पर एक प्रतिदीप्त पदार्थ की क्या की गई, पॉलिश की गई। और प्रतिदीप्त पदार्थ कौन सा प्रयोग में लिया गया, जिंक सल्फाइड को इन्होंने प्रयोग में लिया गया। ठीक है, प्रतिदीप्त पदार्थ की इन्होंने क्या की, पॉलिश की इसके ऊपर, और वो प्रतिदीप्त पदार्थ कौन सा प्रयोग में लिया गया था, जिंक सल्फाइड का इन्होंने प्रयोग में लिया गया था। तो जैसे इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो विद्युत धारा प्रवाहित करते ही इनको यहां पर लगा कि जो एनोड था उस एनोड के पीछे यहां पर जो अपने प्रतिदीप्त पदार्थ की पॉलिश की गई है उसके ऊपर यहां से इसके ऊपर चमक उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, और वो चमक किस रंग की थी, अपने जो चमक है हमारे पास वो ग्रीन कलर की थी। ये जो चमक उत्पन्न हो रही है वो चमक किस कलर की उत्पन्न हो रही थी, यहां पर हरे रंग की चमक उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, ग्रीन कलर की यहां पर चमक उत्पन्न हो रही थी। तो इन्होंने कहा कि जैसे इसमें इन्होंने प्रयोग में देखा कि ये जो ग्रीन कलर अपने पास चमक आई कहां से, तो इन्होंने देखा कि इसका मतलब ये हुआ कि कुछ किरणें जो कैथोड से निकल रही है और वो कहां पर आकर गिर रही है, एनोड पर आकर, एनोड के पीछे जो प्रतिदीप्त पदार्थ है उस पर आकर गिर रही है। ठीक है, तो जो किरणें कैथोड से निकलकर एनोड के पीछे जो प्रतिदीप्त पदार्थ की जो पॉलिश की गई है उस पर आकर गिर रही है, उन किरणों को इन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड किरणें नाम दिया। इन किरणों को जो यहां पर आकर गिर रही है, इन किरणों को इन्होंने क्या नाम दे दिया था, कैथोड किरणें। तो माइकल फेराडे इसको इलेक्ट्रॉन नहीं कहता है, अब इनको क्या कहता है, वो कैथोड किरणें कहा जाता है। ठीक है, तो जो कैथोड से निकली और कहां पर गिर रही है, एनोड के पीछे, जो एनोड को अपने जालीदार लिया हुआ है उसके पीछे जो प्रतिदीप्त पदार्थ की जो पॉलिश की गई थी उसके ऊपर हरे रंग की चमक उत्पन्न कर रही थी, लाइट ग्रीन कलर की जो यहाँ पर चमक दे रही थी, उसको इन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड किरणें नाम दिया गया। ठीक है, अब आगे के प्रयोग में क्या हुआ, इन कैथोड किरणों की विशेषता देखी गई। कैथोड किरणें क्या होती है, अपने कहते हैं कि कैथोड किरणें
कैथोड से एनोड की तरफ सीधी रेखा में गमन करती है। अब सीधी रेखा में गमन कैसे करती है, कैसे पता चला कि वो सीधी रेखा में गमन कर रही थी? तो उन्होंने क्या किया, ये जो प्रयोग था, जैसे अपने यहाँ पर स्फुरदीप्त पदार्थ की जो पॉलिश कर रखी थी, वो स्फुरदीप्त पदार्थ की पॉलिश यहाँ पर एनोड के पीछे कर रखी थी, इन्होंने स्फुरदीप्त की पदार्थ की पॉलिश यहाँ पर भी कर दी। तो अगर ये किरणें विचलित होती तो इनको चमक, इस जो ट्यूब ले रखी है इस ट्यूब के ऊपर या ट्यूब के नीचे या ट्यूब के जो चारों तरफ भी उनको क्या उत्पन्न करनी चाहिए थी, चमक उत्पन्न करनी चाहिए थी। लेकिन ऐसे चमक उत्पन्न नहीं हुई, सिर्फ वो कहां उत्पन्न हो रही है, एनोड के पीछे ही उत्पन्न हो रही है। तो अगर ये सीधी रेखा में गमन नहीं कर रही है तो यहां पर भी अपने प्रतिदीप्त पदार्थ की पॉलिश कर रखी है, तो यहां पर भी वो प्रतिदीप्त पदार्थ क्या देना चाहिए था, चमकना चाहिए था, चमक उत्पन्न होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर प्रतिदीप्त पदार्थ के कारण से चमक उत्पन्न नहीं हुई। इसके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये जो किरणें निकल रही है वो किरणें क्या होती है, कैथोड से एनोड की तरफ सीधी रेखा में गमन करती है, और इन सीधी रेखा में गमन करने वाली इन किरणों को इन्होंने जो नाम दिया वो नाम दिया कैथोड से निकल रही थी, इसलिए इसको इन्होंने नाम दिया कैथोड किरणें, इन्हें नाम दे दिया गया। ठीक है, समझ में आई? तो यहां पर इन्होंने सीधी रेखा में गमन करने वाली इन किरणों को क्या कहा गया, कैथोड किरणें कहा गया। इसके बाद में ये कहते हैं दूसरी बात, ये जो किरणें हैं वो स्वयं दिखाई नहीं देती है कभी भी। ठीक है, कब दिखाई देती है, जब ये प्रतिदीप्त पदार्थ पर गिरती है, तभी चमक उत्पन्न करती है। ठीक है, तो जब किरणें, मतलब यहां पर ये ध्यान देना है कि ये किरणें कभी भी स्वयं नहीं दिखाई देती है, ये कब दिखाई देगी, जब ये प्रतिदीप्त पदार्थ पर गिरेगी तभी क्या उत्पन्न करेगी, चमक उत्पन्न करेगी, सीधी ये अपने खुद नहीं दिखाई देती है। ठीक है, अब ये जो किरणें हैं अगर इनके ऊपर विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र को अनुपस्थित रखा जाए तो ये किरणें सीधी चलती है। ठीक है, क्या क्या चीजें इसके अंदर, वो कहता है कि अगर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र अगर इसके अंदर अनुपस्थित रखा जाता है तो ये किरणें क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, दूसरी बात, अगर वो कहता है यहां पर, जैसे अपने प्रयोग कर रखा है, इस प्रयोग में वो कहता है कि यहां पर वो अगर विद्युत क्षेत्र लगा देता है, इस ट्यूब के दोनों तरफ क्या उत्पन्न कर देता है, वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है, और विद्युत क्षेत्र में जैसे इस पर यहां पर वो चार्ज ले लेता है पॉजिटिव, और यहां पर चार्ज आ गया नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव तो बैटरी के साथ जैसे जुड़ेगा उसके ऊपर आएगा, तो ये जो किरणें होगी वो किस तरफ मुड़ना प्रारंभ कर देती है, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ना प्रारंभ कर देती है। तो इसका मतलब जो किरणें पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब इनके ऊपर आवेश कौन सा है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये किरणें धनावेश की तरफ मुड़ना प्रारंभ करती हैं। तो इससे इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष क्या निकाला कि इनके ऊपर जो आवेश है वो कौन सा है, ऋणावेश है। तो इन ऋणावेशित किरणों को थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। ठीक है, तो माइकल फैराडे के प्रयोग पर आगे बहुत से और भी वैज्ञानिक थे, क्रुक्स था जैसे, ठीक है, या अपने पास पोलक्रिस था, तो वो भी इसके ऊपर प्रयोग कर रहे थे, वो भी इसके ऊपर निष्कर्ष निकाल रहे थे। लेकिन इसमें जो सफलता मिली, जो श्रेय मिला, वो थॉमसन को मिला। इन्होंने, थॉमसन ने जब कैथोड किरण नलिका पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया तो उन्होंने देखा कि विद्युत क्षेत्र लगाने पर ये जो किरणें हैं
वो धनात्मक की तरफ मुड़ना प्रारंभ कर जाती है, तो इसका मतलब धनात्मक की तरफ मुड़ रही है, ठीक है, तो वो कौन सी किरणें होगी, ऋणावेशित किरणें होगी। तो इस तरह से इन ऋणावेशित किरणों को थॉमसन ने जो नाम दिया वो नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नाम किस प्रकार बना। अब इसी तरह से ये प्रयोग किया इन्होंने क्या किया, इन किरणों की जो रास्ते में यहाँ पर क्या किया, इसका जो रास्ता है, इस रास्ते में यहाँ पर एक इन्होंने पंखा लगा दिया गया, ठीक है, व्हील लगा दिया गया, और पंखे लगाने पर ये देखा कि ये जो पंखा था वो पंखा घूमने लग गया, ठीक है। अब पंखा घुमा, इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला, एक व्हील का जो प्रयोग लिया, इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष क्या निकाला कि ये जो किरणें हैं या जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कणीय होती है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकृति के होते हैं, कणीय प्रकृति के होते हैं, पार्टिकल नेचर के इलेक्ट्रॉन की अपने को देखने को मिलती है। और ये जो कैथोड किरणें हैं वो कैथोड किरणें इलेक्ट्रोड के पदार्थ व गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। तो ये किरणें इलेक्ट्रोड के पदार्थ की प्रकृति, ये इलेक्ट्रोड का पदार्थ कैसा है, वह गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, ठीक है। मतलब यहां पर जो ये जो प्रयोग किया गया है, इस प्रयोग में यहां पर कौन सी गैस भरी गई है, उस गैस की प्रकृति पर ये किरणें निर्भर नहीं करेगी, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड लिया गया है, वो इलेक्ट्रोड किस धातु का आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोड प्रयोग में लिया गया है, उस धातु के ऊपर भी ये निर्भर नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो निम्न में से कौन सी किरणें गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, तो वो कौन सी किरणें होती है, कैथोड किरणें गैस की प्रकृति के ऊपर निर्भर नहीं करती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो माइकल फैराडे का जो कैथोड किरण नलिका प्रयोग था, इस कैथोड किरण नलिका प्रयोग से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज संपन्न हुई, और इस इलेक्ट्रॉन की खोज का जो श्रेय है वो श्रेय किसको मिला, थॉमसन को मिला, ठीक है। अब अपने आगे इसमें कुछ और बातें करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। वो क्या है हमारे पास इसके अंदर कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। तो आगे हम इसमें देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की चर्चा करेंगे अपने यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन की यहां पर मैं बात करूंगा सबसे पहले द्रव्यमान की। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, तो 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम, और अगर इसको ग्राम में वो कहता है तो ग्राम में कितना हो जाएगा, वो 9.1 गुणा 10 की पावर -28 ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। तो किलोग्राम में, ग्राम में द्रव्यमान आ गया। इसी तरह से एटॉमिक मास यूनिट में अगर वो कहता है तो एटॉमिक मास यूनिट में कितना आ जाए, 0.0054 एटॉमिक मास यूनिट में इसका द्रव्यमान आ जाता है। एकीकृत द्रव्यमान इकाई यू में भी अपने को पूछ सकता है वो, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आ जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बाद में इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो आवेश होता है इसके ऊपर -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का जो निकाला था वो किसने निकाला था, वो निकाला गया था यहां पर मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से, ठीक है। तो अपने से पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की गणना थी वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना कौन से प्रयोग के द्वारा की गई थी, तो मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग से या तेल प्रयोग बिंदु प्रयोग से अपने यहां पर इसके ऊपर आवेश की गणना की थी। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा कितनी है,
ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है इसके ऊपर आवेश की मात्रा। वो आवेश की मात्रा कितनी होती है, -1। इसके ऊपर आवेश की मात्रा रहती है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी है, वो कितना है, -1 इस पर आवेश की मात्रा है। इसके बाद में इसका जो प्रतीक है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या होता है, -1e0। ये इलेक्ट्रॉन का प्रतीक चिन्ह आ जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक चिन्ह क्या है, और इसके बाद में इसके अंदर और अगर मैं बात करें, इलेक्ट्रॉन आवेश द्रव्यमान अनुपात E और Me, वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान जो अनुपात है वो होता है 1.75 गुणा 10 की पावर 11, 1.75 गुणा 10 की पावर 11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश द्रव्यमान अनुपात है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता अपने पहले बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे। ठीक है, तो खोजकर्ता को जो श्रेय जाता है वो खोजकर्ता का श्रेय किसे जाता है, जे थॉमसन को जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम आ गया, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक है, तो ये सारी अपने इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो प्रथम अवयवी कण था परमाणु का इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में अपनी बात की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु के अन्य अवयवी कण हैं जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके ऊपर अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।